नमस्कार। जो लघु सिद्धांत कौमुदी है, लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत संधि प्रकरण के अंतर्गत असंधि पढ़ रहे थे। असंधि के अंतर्गत मैंने आपको एते धत्युर जो सूत्र है, यहाँ इस सूत्र तक कल मैंने पढ़ा दिया था। और लास्ट जो सूत्र इसकी जो वार्तिक है, ये वार्तिक में पढ़ा रहा था आपको। इसको एक बार रिपीट और कर देता हूँ। प्रादु हो ड्यो डे ये शेषु, इस वार्तिक है ये। इस वार्तिक का अर्थ है कि प्र के बाद में ऊह आ जाए, ऊड आ जाए, ऊडी आ जाए, एस आ जाए, एस से आ जाए तो वृद्धि, उसको भी क्या हो जाता है, वृद्धि रूपी एकादेश हो जाता है। जैसे प्रो है, प्र ऊ है, यहाँ पर प्र का ए और ऊ मिलकर के औ वृद्धि रूप एकादेश हो गया। औ वृद्धि रूप एकादेश। प्रोड है, प्रोड में भी क्या हुआ, प्र और ऊड आ गया तो प्र के बाद में, तो इस यहाँ ऊड शब्द आने के कारण यहाँ पर प्र का ए और ऊ मिलकर के औ वृद्धि रूप एकादेश हो गया। प्रेस है, प्र ए और ए मिलकर के ऐसा आ गया तो यहाँ पर दोनों मिलकर के ए हो गया। प्रेष्य है, प्र और ए मिलकर के ए वृद्धि रूप एकादेश हो गया। अब आगे है, इसके अंतर्गत वार्तिक है। आगे वार्तिक है ये, ऋते च तृतीया समासे, अर्थात आकार के बाद में रित शब्द हो तो, आकार के बाद में क्या हो, रित शब्द हो तो दोनों के स्थान पर आर वृद्धि रूप एकादेश हो जाता है। आकार के बाद में रित यदि शब्द हो, तृतीय तत्पुरुष समास हो तो, तृतीय तत्पुरुष समास होना चाहिए। अब सुखार्थ है, इसमें तृतीय तत्पुरुष समास है, सुखेन ऋत है, तो इसके अंतर्गत क्या होगा, इसका संधि विच्छेद होगा, सुख ऋत है। तो यहाँ पर ख के अंतर्गत जो अ है और री है, ये दोनों मिलकर के वृद्धि रूप आर आदेश हो गया। दोनों को मिलकर के आर वृद्धि हो गई, एक आदेश हो गया ये दोनों। अब इसका प्रत्युदाहरण है परमृता है। इसमें परम में क्या है, इसमें लेकिन क्या है, तृतीय तत्पुरुष समास नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या है, जो वृद्धि रूप एकादेश नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, गुण होगा, अधगुण से क्या हो जाएगा, गुण हो गया। परम मैम के अंतर्गत अ है और री को अर्गुण होकर के कर्मधारय समास होने से यहाँ पर क्या है, वृद्धि रूप एकादेश नहीं हुआ है। अब आगे जो वार्तिक है, वो वार्तिक है प्रवत्सर कंबल वसनान दशानाम ऋणी। ये जो वार्तिक है, ये वार्तिक कह रही है कि प्र हो, वत्सर हो, कंबल हो, वसन हो, ऋण हो और 10 के बाद ऋण हो तो पूर्ववर्ती ए और री के स्थान पर, जो पूर्ववर्ती र हो, ए और री के स्थान पर आर वृद्धि रूप एकादेश हो जाता है। दोनों मिलकर के आर वृद्धि हो जाती है। जैसे प्रारणम, प्रारणम में क्या हुआ, प्र उपसर्ग पूर्वक क्या है, ऋण है, तो यहाँ पर क्या आ गया, ऋण आ गया। तो ऋण आने के कारण यहाँ पे प्र में जो अ और री मिलकर के जो ये वार्तिक है, प्रवत्सर कंबल वसनान दशानाम ऋणी, इस सूत्र से, इस वार्तिक से क्या है, आर वृद्धि हो गई। ऐसे ही वत्सराणम, इसमें भी आर वृद्धि हो जाएगी। वत्सर और ऋणम, र का अ और री मिलकर के आर वृद्धि हो जाएगी, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगी, आर वृद्धि हो जाएगी। ऐसे ही कंबलार्णम, इसमें भी आर वृद्धि हो जाएगी। कंबल ऋणम वसनार्णम, इसमें की भी आर वृद्धि हो जाएगी, जो मैंने पहले बता दिया प्रारणम की। जैसे ही नकार का आकार और री मिलकर के आर वृद्धि हो जाएगी इसी प्रकृति वार्तिक से। अब है ऋणाऋणम, ऋण और ऋण, ये इसमें क्या ऋण के अंतर्गत आकार और री, ये मिलकर के भी क्या है, आर वृद्धि हो जाएगी। दशारणम में भी यही होगा, इसी वार्तिक से होगा। अब आगे जो सूत्र है, वो सूत्र है उपसर्गः क्रिया योगी। इस सूत्र का अर्थ है कि क्रिया, धातु, धातुरूप और क्रिया शब्द से पूर्ववर्ती प्र आदि को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ये पारिभाषिक सूत्र है। क्या है, पारिभाषिक की क्रिया के योग में, क्रिया से पूर्ववर्ती जो प्र आदि आते हैं उनको क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ये क्रिया से पहले लगते हैं, किससे, क्रिया से पहले लगते हैं उपसर्ग हमेशा। तो उपसर्ग कितने हैं, 22 हैं। कौन कौन से हैं, प्रादेह क्रिया योगे उपसर्गः स्युः, प्रादि है वो हैं क्रिया के योग में उपसर्ग कहे जाते हैं।
प्र है, प्रा है, अप है, सम है, अनु है, अव है, निस, निर, दुस, दुर, भी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, ये क्या है? उपसर्ग हैं, ये 22 उपसर्ग हैं। अब आगे सूत्र है भुआदयो धातव। भुआदयो धातु का अर्थ क्या है कि क्रियावाचक भू आदि को धातु कहते हैं। भू आदयो धातु है, भू आदि जो हैं वो धातु संज्ञक होते हैं। भू आदि क्या होते हैं? धातु संज्ञक होते हैं। ये धातु की परिभाषा की है, ये भी पारिभाषिक सूत्र है। इसमें भी क्या है? पारिभाषिक सूत्र है ये। इसको क्या कहा गया है कि इस सूत्र का अर्थ है कि जो क्रियावाची हैं, जो भू आदि धातु हैं, पट आदि धातु हैं, हस आदि लब, ये जो धातु हैं, इन क्रियावाचक जो क्रिया का बोध कराने वाले हैं, जो क्रिया का बोध कराने वाले जो धातु हैं, उनको क्या है? धातु कहेंगे। वो आदि को क्या कहेंगे? धातु कहेंगे इनको। अब आगे जो सूत्र है वो सूत्र है उपसर्गाद्रति धातु। उपसर्गाद्रति धातु, इस सूत्र का अर्थ है कि अकारांत उपसर्ग के बाद में, अकारांत यदि उपसर्ग है और उसके बाद में री से प्रारंभ होने वाली कोई धातु हो, री से प्रारंभ होने वाली कोई धातु हो, तो पूर्व पर के पर स्थान पर वृद्धि रूप एकादेश हो जाएगा। वृद्धि रूप पूर्व और पर के स्थान पर क्या हो जाएगा? वृद्धि रूप एकादेश हो जाएगा। क्या वृद्धि हो जाएगी? ए और री मिलकर के आर वृद्धि हो जाएगी। जैसे प्रार्थति, तो यह अकारांत उपसर्ग है प्र, और इसके बाद में री आ गया, तो जो ये सूत्र है उपसर्गाद्रति धातु, इस सूत्र से क्या हो जाएगा? आर वृद्धि हो जाएगी। प्र का जो ए और री मिल करके आर वृद्धि हो जाएगी। इसको मिला देंगे तो क्या बनेगा? प्रार्थति। अब आगे सूत्र है एंगी पर रूपम। एंगी पर रूपम, पर रूप विधायक सूत्र है ये। पर रूप करता है, कैसा करता है? पर रूप। आगे वाला जो मतलब उपसर्ग के बाद में आएगा, जो शब्द के बाद में आएगा, वो ही कर देगा, वैसा ही हो जाएगा। वो आकर के पूर्ववर्ती जो है उपसर्ग है उसके अंतर्गत ही मिल जाएगा, वो वैसा ही रहेगा। अकारांत उपसर्ग के बाद में ए अथवा ओ से प्रारंभ होने वाली कोई धातु हो, अकारांत, एंग, एंग जो प्रत्याहार है उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए ओ, तो इसी सूत्र में इसका अर्थ छिपा हुआ है। तो एंगी पर रूपम, कि एंग को क्या हो जाता है? पर रूप हो जाता है। और अकारादि उपसर्ग है वो पीछे से ले लिया हमने पिछले वाले सूत्र से। तो अकार, इस सूत्र का अर्थ हुआ कि अकारांत उपसर्ग के बाद ए और ओ को क्या हो जाता है? पर रूप हो जाता है। यदि क्या है? प्रारंभ होने वाली कोई धातु हो, ए ओ से प्रारंभ करने वाली कोई धातु हो अकारांत उपसर्ग के बाद में, तो पूर्व पर के स्थान पर रूप एकादेश हो जाता है। क्या हो जाता है? पर रूप एकादेश होता है। और इसका उल्टा जो सूत्र है वो आगे आएगा। एंगी पर रूपम का जो उल्टा सूत्र है, इसका एंग है पदांताद अति, कि एंग के बाद में यदि बाद में क्या जाए? अकारांत आ जाए, तो उसको क्या हो जाएगा? पूर्व रूप हो जाएगा। और यहाँ क्या हो रहा है? पर रूप हो रहा है। यहाँ अकारांत के बाद में क्या आ रहा है? ए अथवा ओ से प्रारंभ होने वाले कोई धातु हो तो उसको पर रूप हो जाएगा। जैसे क्या है? प्रेजते, यहाँ प्र के अंतर्गत अकार और ए आ गया, तो ये दोनों ए और ए मिलकर के क्या हो गया? पर रूप हो गया। इसको क्या हो गया? पर रूप हो गया। पर इसमें मिला दिया गया, संयोग कर दिया गया, तो प्रेजति बन गया। अब उपोषति, उपोषति में भी क्या होगा? उपे पै में जो अकार है और ओषति है, ये दोनों क्या है? पर रूप होने की वजह से यहाँ पर क्या बन गया? उपोषति बन गया। कौन से सूत्र से? एंगी पर रूपम सूत्र से। अब आगे जो सूत्र है वो है अचो अंत्यादि टी। ये सूत्र क्या कह रहा है? कि अंतिम अच को टी कहते हैं। अंतिम स्वर को क्या कहते हैं? टी कहते हैं। और अंतिम स्वर के बाद कोई व्यंजन हो, अंतिम स्वर के बाद में क्या हो? कोई व्यंजन हो, तो वह व्यंजन सहित अंतिम स्वर क्या है? टी कहा जाएगा। वो व्यंजन सहित ही जो अंतिम स्वर है उसको क्या है? उसकी टी संज्ञा होगी। क्या होगी? टी संज्ञा होगी। अचानाम मध्य, अचाम मध्य, अचों के मध्य में जो अंत्य ए है स आदि यस्य, जिसके आदि में है वो, उसकी क्या है? टी संज्ञा होगी। अर्थात क्या कहने का मतलब है कि अंतिम अच को क्या कहेंगे? टी कहेंगे। और अंतिम स्वर के बाद में कोई व्यंजन होगा तो भी वह क्या होगा? व्यंजन सहित अंतिम स्वर को टी कहेंगे। अब इसके अंतर्गत एक वार्तिक आई है, ये है स्कंदादिषु पर रूपम वाच्यम।
ये वार्तिक का अर्थ क्या है कि सकंदु आदि शब्दों में टी स्वर सहित अगला जो अंश है, अगला आने वाला जो वो शब्द है, शब्द क्या वर्ण है, वो क्या है, पर रूप हो जाता है। क्या हो जाता है? पर रूप हो जाता है सकंदादिषु। जैसे सकंदु, सकंदु का संधि विच्छेद होगा सकंदु। अभी इसे आना इसमें क्या है, पर एंगी पर रूपम लगना चाहिए, लेकिन ये सकंदादिषु पर रूपम वाच्यम, ये सूत्र क्या कह रहा है कि सकंदु आदि शब्दों में टी स्वर सहित अगला अंश को पर रूप हो जाता है। इसी वार्तिक से यहाँ क्या हो जाएगा, कका क का ए और ए मिलकर के क्या हो जाएगा, ए को पर रूप हो जाएगा। करकंदु, करकंदु में भी ऐसे कर्क अंधु, तो इसमें भी क्या हुआ, कर्क ए और अंधु का ए, ये मिल करके दोनों मिल करके पर रूप ए हो गया। मनीषा, मनस ईशा, अस और ई को क्या हो गया, ई पर रूप हो गया। मारतंड है, मारतंड में भी यही हुआ, दोनों को ए और ए क्या है, पर रूप हो गया सकंदादिषु पर रूपम वाच्यम इस वार्तिक से। इस वार्तिक से ये होने के बाद में अब क्या है, सकंदादि आकृतिगण है और जहाँ पर इस प्रकार का कार्य हुआ हो उसे सकंदादि मान लेना चाहिए। अब आगे सूत्र है ओ मांगोश्य। इस सूत्र का अर्थ है कि आकार के बाद में ओम और आंग हो, आंग का मतलब आ हो, तो दोनों को पर रूप ओ या आ हो जाता है, दोनों को पर रूप हो जाएगा। जैसे शिवाय ओम नमः, शिवाय ओम नमः, यहाँ पे क्या हुआ, इसका संधि विच्छेद ये हुआ शिव आय ओम और नमः, तो यहाँ पे क्या है हुआ, ए और ओ मिलकर के क्या हो गया, ओ पर रूप हो गया, तो शिवायो हो गया। क्या हो गया, शिवायो। शिव, शिवेहि, शिवेहि में क्या हो गया, शिव व का ए और एही, शिव आ एही, तो इसके अंतर्गत दोनों मिल करके क्या हो गया, शिव आ एही, आ और ई को गुण हो करके क्या मिल गया, एही बन गया, और शिव का ए एही कैसे, शिव इसका संधि विच्छेद होगा शिव आ एही, तो आ और ई मिल करके यहाँ गुण हो गया आदगुण से, और शिव वकार का ए और आ ए ई मिल करके क्या हो गया, ये तो गुण हो गया यहाँ पे, और वकार का ए और ए मिल करके इनको पर रूप हो गया ओमांगोष्य सूत्र से। अब आगे का जो सूत्र है वो अंतादिवच्च। ये सूत्र इस सूत्र का अर्थ है कि एकादेश करने से पूर्व दोनों वर्णों में जो उपसर्गत्व धातु तो रहता है, आदि धातु तो रहता है, वह एकादेश होने पर भी रहेगा। एकादेश में भी प्रथम अवयव को पर का आदि और द्वितीय अवयव को पूर्व का अंत मानेंगे, अतः एही में आंग उपसर्ग मिल जाने से ओमांगोष्य सूत्र से क्या हो जाएगा, पर रूप हो जाएगा। तो शिवेही में क्या हो गया, एही में आंग उपसर्ग मिल जाने से क्या हो गया, ओमांगोष्य से क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूप हो जाएगा। तो ए को यहाँ पर शिव वकार का ए और ए करके ए पर रूप हो गया, तो शिवेही बन गया। थैंक यू, धन्यवाद।